आज का टॉपिक है सर्वे ऑफ द सोर्स। इस क्लास में खास तौर पर साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। बात स्रोत या साक्ष्य की। स्रोतों की इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्रोत के द्वारा ही हम अतीत के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर ही अतीत के बारे में अलग अलग व्याख्या कर पाते हैं। इतिहासकारों ने स्रोतों को दो वर्गों में बांटा है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में। बात साहित्यिक स्रोत की। लिखित स्रोत को ही साहित्यिक स्रोत कहा जाता है क्योंकि ये लिखित अवस्था में प्राप्त होते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा उस समय की घटनाओं और विषयों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इनके द्वारा काफ़ी हद तक हमें अतीत के विषय में ठोस जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक साक्ष्यों की कालक्रम, लिपि, लेखकों का व्यक्तिगत पक्षपात आदि से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। इसलिए इतिहास की बेहतर ढंग से समझ के लिए साहित्यिक साक्ष्यों को अन्य साक्ष्यों जैसे कि अभिलेख, सिक्कों या पुरातत्व से प्राप्त जानकारी से मिलान किया जाता है ताकि स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। साहित्यिक साक्ष्यों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, देशज साहित्य और विदेशज साहित्य में। बाद देशज साहित्य की। देशज साहित्य उन साहित्य को कहा जाता है जिन्हें भारतीय विद्वानों द्वारा लिखा गया हो। इसे भारतीय वृत्तांत भी कहा जाता है। बात विदेशज साहित्य की। विदेशी साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है जिन्हें भारत में आए विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे होते हैं। इन्हें यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। इसके अलावा इसे विदेशी वृत्तांत भी कहा जाता है। देशज साहित्य को भी दो भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य और धार्मिकेतर साहित्य। बात धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य उन साहित्य को कहा जाता है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। इस प्रकार के साक्ष्य से हमें प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिकेतर साहित्य। धार्मिकेतर साहित्य वे लिखित साहित्य होते हैं जिनके द्वारा हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है। अधिकांश धर्मेतर साहित्य में धर्मशास्त्र, जीवन चरित्र और इतिहास आदि का पता चलता है या के बारे में बात होती है। इस श्रेणी में उन सभी लिखित साक्ष्यों को रखा जाता है जिन्हें लेखकों द्वारा तथा राजकवियों द्वारा लिखा गया होता है। धार्मिक साहित्य को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। बात ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य उन साहित्य को कहा जाता है जिन्हें ब्राह्मणों के द्वारा लिखा जाता है। इन साहित्यों की मूल भाषा संस्कृत होती है। बात ब्राह्मणेतर साहित्य की। ब्राह्मणेतर साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है जिन्हें मूल रूप से ब्राह्मण द्वारा नहीं लिखा जाता। ये साहित्य संस्कृत भाषा के अलावा और कई अलग अलग भाषा में उपलब्ध होते हैं। इन साहित्यों से भी धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। बात धार्मिक साहित्य के संकलन की। पुराण, महाभारत और रामायण को गुप्त काल में संकलित किया गया था। नारद, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन, स्मृति भी इसी काल में संकलित किए गए थे। आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक बौद्ध महायान साहित्य है जिसमें भारत के प्रारंभिक से मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस अवधि में याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्र की रचना भी की गई थी। ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र और न्याय सूत्र में नए खंड इसी काल में जोड़े गए थे। गुप्तोत्तर काल में दार्शनिक भाष्य,
भान, स्त्रोत, कहानी साहित्य और काव्य शास्त्र के सिद्धांत जैसे साहित्य की रचना की गई थी। इस काल में कुछ पुराणों में काव्य शैली भी लिखे गए थे। भागवत पुराण 10वीं शताब्दी में, ब्रह्मवैवर्त पुराण 10वीं से 16वीं शताब्दी में, कालिका पुराण 10वीं से 11वीं शताब्दी में को इसी काल में संकलित किया गया था। इन पुराणों से तीर्थ, व्रत, तपस्या, उपवास और महिलाओं से संबंधित व्रत की अनेक विधियों की जानकारी प्राप्त होती है। उपपुराण नामक ग्रंथ से पूर्वी भारत के मान्यताओं, रीति रिवाजों और त्योहारों की जानकारी मिलती है। इस काल के साहित्यों में कानून और कर्तव्य के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इस काल में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धर्मशास्त्र लिखे गए थे तथा उन पर टीकाएं भी लिखी गई थी। जैसे चतुर्विंशति मत नामक ग्रंथ एक धर्मशास्त्र है जिसमें 24 विधि विधानों की शिक्षाएं प्राप्त हैं। जीमूतवाहन ने व्यवहार मातृका नामक प्रक्रियात्मक कानून और दाय भाग नामक रचनाएं की थी। मेघ अतिथि, गोविंदराज और कुलुक ने मनु स्मृति पर टीकाएं लिखी थी। ये टीकाएं 9वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में लिखे गए थे। व्याज्ञानेश्वर ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में, अपराक ने 12वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएं लिखी थी। लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु और देवाण भट्ट की स्मृति चंद्रिका भी एक धर्मशास्त्र है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा ने कविता और गद्य दोनों में अपने शास्त्रीय रूप को प्राप्त किया है। कामदक का नीति शास्त्र 4वीं शताब्दी में राजा को संबोधित एक ग्रंथ है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक देवी चंद्रगुप्त से गुप्त शासकों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सोमदेव का कथा सरित्र सागर संस्कृत में लोकप्रिय लोकगीतों का भंडार था। कामसूत्र और अमरकोश से समकालीन समाज के पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। तमिल महाकाव्य शिल्पपादिकरम और मणिमेकलई को 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में संकलित किया गया था। इन महाकाव्यों से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा, विक्रम आर्यवंशियम जैसे नाटक लिखे थे। इसी के साथ रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम जैसे गीतों की भी रचना की थी। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र एक व्यंग्यात्मक ग्रंथ है। वराहमिहिर की पंचशीद्वतिका से खगोल कार्य और विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। बृहत संहिता एक विश्वकोशीय कृति है जो ऋतुओं का विवरण देती है और बादलों, हवाओं और वर्षा की मात्रा के बीच के संबंधों की जानकारी देता है, जिसे वराहमिहिर ने लिखा था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत नाम के 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। 6वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ब्रह्मसूत्र सिद्धांत खंड खद्यक के लेखक कहे जाते हैं। ब्रह्मगुप्त के रचनाओं के अरबी अनुवादों ने भारतीय खगोल विज्ञान को अरबों तक पहुंचा दिया है। महावीर कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित्र सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना की थी। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय ने अपने लेखन में कैलकुलस से संबंधित विचार दिए थे, जिसकी वजह से
गणना में काफ़ी मदद मिली। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। चरक को 5वीं शताब्दी की शुरुआत में एक चिकित्सा विशेषज्ञ माना जाता था। वांगभट्ट ने 6वीं शताब्दी में अष्टांग हृदय और अष्टांग समग्र लिखा था। 14वीं शताब्दी की सारंगखंड संहिता आयुर्वेद का एक संक्षिप्त विवरण देता है। पाल काव्य का हस्त आयुर्वेद हाथी के प्रमुख रोगों के निदान और उपचार की जानकारी देता है। गुप्त काल के धार्मिकेतर साहित्य, व्याकरण, शब्दलेखन, काव्यशास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चिकित्सा और गणित पर की गई रचनाओं को शामिल किया जाता है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र, संध्याकर नंदी की रामचरित, पद्यगुप्त नवसहसांकचरित और बिल्हण की विक्रामांक देवचरित गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण जीवनियों में शामिल हैं। हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र कुमारपाल की कहानी है। जैनांग का पृथ्वीराज विजय मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान की जीत का लेखा जोखा देता है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो चौहान राजा का एक महाकाव्य है जो उनके जीवन का विवरण देते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी ने कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अलवार और नैनार संतों के भक्ति गीत तमिल में लिखे गए हैं। गुजरात में 13वीं शताब्दी में संस्कृत और प्राकृत भाषा में रचित लेखा पद्धति विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का संग्रह है। कृषि पराशर कृषि से संबंधित है। पश्चिमी भारत की जैन लोक कथाएं व्यापार और व्यापारियों से संबंधित जानकारी देती है। इस काल में ग्रंथों का अनुवाद ओडिया, बंगला, तेलुगु और कन्नड़ जैसे क्षेत्रीय भाषा में किया गया था।